से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कल कहा कि अब तक जो अलग अलग जगहों से बजट एलोकेट किए हैं भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक का हो या सरकार की तरफ से जो कुछ अनाउंस किए गए हैं, उन सब का आंकड़ा लगभग 20 लाख करोड़ पहुंचता है। लेकिन एक ऐसा ट्रेंड हुआ और लोगों को ऐसा लगा कि लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र को जो संबोधन किया है, जो संबोधित किया है, उसमें 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि आज जो संबोधन हुआ है उसमें कोई 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि सारे पैकेज मिला करके 20 लाख करोड़ रुपए लगभग होते हैं, वो भी पूरे नहीं होते हैं। उसमें अब रिपोर्ट से ये आ रही जनसत्ता की रिपोर्ट है कि 20 लाख करोड़ में सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपया ही खर्च होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि 20 लाख करोड़ हमारी जो जीडीपी है उसका 10% है, लेकिन ये 4.2 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीडीपी का 2.1% है। यानी इस तरह से अब 10% नहीं, बल्कि जो जानकार मान रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासतौर से जो जनसत्ता की रिपोर्ट है, उसमें ये मान के चलिए कि 2.1% ही खर्च होगा। उसमें एक अहम चीज ये है कि 20 लाख करोड़ रुपए में 8.04 लाख करोड़ रुपए पहले ही आरबीआई खर्च कर चुका है। यह खर्च कहां हुआ है? जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में सिस्टम में कैश फ्लो करने के लिए, नकदी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों से ये ऑलरेडी खर्च हो चुका है। अब निर्मला जी ने अनाउंस किया था कि 27 मार्च को 1.7 लाख यानी 1,70,000 करोड़ रुपए, अगर इसको भी इसमें ऐड कर दें तो यह रकम हो जाती है 10.26 लाख करोड़ रुपए की रकम अब बचती है। अब यह कहां खर्च होंगे? इस बात को समझिए कि सरकार ने बाजार से जो कर्ज की जो सीमा थी वो 7.8 लाख करोड़ रुपए थी, जो 3 दिन पहले बढ़ा करके अब 12 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। इस तरह से जानकार मान रहे हैं कि 7.8 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़। अब इसमें से जो बचता है वो बचता है 4.2 लाख करोड़। यही वो रुपए हैं जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट भारत बनाने के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए खर्च होंगे। अब इसको इस तरह से समझिए कि आरबीआई ने जो उसका बारोइंग कैलेंडर है उसका जो आरबीआई ने जिक्र करते हुए कहा है कि संकट के चलते बहुत बड़े कर्ज की जरूरत है, बहुत सारे कर्ज की जरूरत है। अब इस संकट में इसको दूसरे शब्दों में यूं समझें कि 4.2 लाख करोड़ ही रुपए खर्च होंगे। यानी जो ये गैप बचता है 7.8 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़, यानी 12 लाख करोड़ और 7.8 लाख करोड़, इसके बीच में बचता है 4.2 लाख करोड़। तो यही पैसा है वो खर्च होगा। अब 47 दिनों से हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ग्लोबल एजेंसियों का अनुमान है कि 2021 में हमारी जो वृद्धि दर है वो 0.4% होगी। अब ये पैसा लोग ये भी मान रहे हैं कि जो बैंकों से कर्ज लेने की जो लोगों की जो सीमा है शायद वो बढ़ाई जाएगी, जो कंपनियों की कर्ज लेने की सीमा है वो बढ़ाई जाएगी और बैंकों को मजबूत किया जाएगा। कि जिस तरह से बैंक दिवालिया हो रहे थे, बैंक एक के बाद एक टूट रहे थे, बिखर रहे थे, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए थे, बहुत सारे बैंकों के बारे में खबर आ रही थी कि वे दिवालिया होने वाले हैं, तो अब इन लोगों को पैसा दिया जाएगा और इन लोगों से कहा जाएगा कि आप लोन की जो सीमा है, लोन की जो रकम है, उसमें अलग अलग तरह की रियायतें करिए, अलग अलग तरह की जो रुकावटें आ रही थी उसको दूर करिए और लोगों को इस तरह से पैसा दीजिए। अब आप इसको समझिए कि 27 मार्च को जो निर्मला जी ने ऐलान किया 1,70,000 करोड़ रुपए का, उसमें रिपोर्ट के अनुसार 61,380 करोड़ रुपए ही गरीबों को खर्च हुए हैं, जिसमें जो 2020-2021 का जो बजट है हमारा 2021 का, उसमें 17,380 करोड़ रुपए पीएम किसान योजना के तहत ऑलरेडी बजट में मेंशन था। तो इस तरह से कोई बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं की गई है। अब
बार बार जो अलग अलग एक्सपर्ट की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो ये न्याय योजना की बात हो रही है, ये न्याय योजना कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर जीएसटी की तरह से या दूसरे जो नोटबंदी की तरह से अगर इस रुपए को इम्प्लीमेंट किया गया, अगर ये 4.2 लाख करोड़ रुपए भी अगर लोगों को मिलते हैं और अगर इसका नोटबंदी और जीएसटी की तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो पूरा तिया पाचा हो जाएगा और आम आदमी को जो इसका बेनिफिट पहुंचना वो नहीं पहुंचेगा। साहूकारों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को और इस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा और जिसका ग्रामीण भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वो फायदा नहीं पहुंच पाएगा। इससे सरकार को चाहिए कि लोगों के अकाउंट में पैसे का फ्लो डाले, फ्लो शुरू करे। लोगों के अकाउंट में पैसे जाने से क्या होगा कि जो मजदूर अगर उसको महीने में 5,000, 7,000, 8,000 रुपये मिल जाते हैं तो शहर में अगर वो 20,000 कमाएगा तो भी बराबर नहीं होगा। वो वहाँ जा करके 7,000 रुपये में, 3-4,000 रुपये में अपने काम चलाएगा, अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करेगा, छोटे छोटे बिजनेस डालेगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी जो एक तरह से डगर से हट रही थी वो पटरी पे आ जाएगी और बूम करके बूस्ट कर जाएगी। और फिर इकोनॉमी का जो फायदा होगा उसको अंदाज़ा भी नहीं कि हमारी इकोनॉमी जो वाकई $5 ट्रिलियन की प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच थी वो ग्रामीण भारत से ही आएगी, अर्बन भारत से उसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते। और इसके लिए ज़रूरी कि किसानों को आत्मनिर्भर किया जाए, मजदूरों को आत्मनिर्भर किया जाए, क्योंकि आज किसान अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये उसका कर्ज होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, उसकी खेत की नीलामी हो जाती है। लेकिन साहूकार अगर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख करोड़ रुपए का भी कर्ज है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो सरकार को भी इस नीति से बाहर आकर के कम से कम जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए सोचना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी चूँकि एक गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी का दर्द उनको मालूम है, किस तरह से गरीबी में पला बढ़ा जाता है, तो अगर वो इस तरह से इन किसानों के लिए, इन मजदूरों के लिए सोचने का संकल्प करेंगे और जो लोग उनको उस तरफ मूव करना चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर, वो उस ओर भी जाना चाहिए ताकि वो लोग रोजगार पैदा करें, वो लोग लोगों को रोजगार दें, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें। लेकिन जो हमारे जो देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो असंगठित क्षेत्र है, वो रेडी वाला है, पटरी वाला है, छोले वाला है, कुलचे वाला है, किसान है, गरीब है, ये लोग हैं। इसलिए इन लोगों को आज मंथली अगर हम अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल तक 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीना दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि ये 7,000 के बदले 27,000 सरकार को रिवर्ट करके देंगे। जब मार्केट में पैसा आएगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो सरकार का इनकम बढ़ेगा, सरकार का इनकम उससे भी बढ़ेगा। जब गांव की तरफ सप्लाई होगी, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, जब सप्लाई होगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से एक बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। दोस्तों, हमें और आपको और हम सबको निर्मला जी के 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि वो किस तरह से इन पैसों का डिवाइड करती हैं, किस तरह से वो मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। क्योंकि किसानों के लिए जो स्कीमें उनको लाभान्वित करने की है, उन स्कीमों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब उनको मजबूत किया जाए। और क्योंकि बहुत सारे लैक्स होते हैं सिस्टम में, जब पैसा जाता है तो आपने देखा होगा किस तरह से करप्शन होता है, किस तरह से लोग हड़प जाते हैं, गरीबों का पैसा गरीबों का। इसलिए इन सब चीज़ों पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को समझने की ज़रूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ज़रूर कहा है कि जनधन के माध्यम से या आधार के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, नहीं, जैम उन्होंने शब्द यूज़ किया कि जैम ने एक क्रांतिकारी का काम किया है, लेकिन इस जैम को और मजबूत करने की ज़रूरत है। जनधन के अलावा भी जो खाते, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इसने जनधन खाते नहीं खुलवाए या बहुत बड़ी ऐसी आबादी से जनधन के खाते बंद हो चुके हैं, तो इसलिए इन लोगों तक भी पहुंचने की ज़रूरत है। और कम से कम 7 से 10,000 रुपये मंथली अगले 4 साल, 5 साल, 3 साल तक देने की ज़रूरत है। और हमें अमेरिका के उस देश से सीखने की ज़रूरत है, नहीं, पेरू से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे इस देश की इकोनॉमी टूट रही थी, डूब रही थी, चरमरा रही थी, लेकिन एक नौजवान लड़की, पढ़ी लिखी इकोनॉमी की एक्सपर्ट आती है और उस पूरी इकोनॉमी को न सिर्फ संभाल लेती है बल्कि वो बूम कर जाती है। जिसके शेयर मार्केट में ज़ीरो हो चुके थे, खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था, जिसके बॉन्ड की कोई कीमत नहीं थी, अब लाखों करोड़ों रुपए उसके बॉन्ड की कीमत लगाई जा रही है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन सब देशों से सीखें,
और एक आत्मनिर्भर भारत सच में बनाएं, और एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसमें गरीब मजदूर खुशहाल हो। जब ये लोग खुशहाल होंगे तो भारत खुद ब खुद सुदृढ़ और समृद्ध भारत बनेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।